रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर 16 के बारे में। अब तक जो सीरीज हमने कर ली है उसमें हम लोगों ने कर लिया है चैप्टर 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने बीएनएसएस की सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीएनएस की सीरीज है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। कंप्लीट जो बीएनएस की सीरीज है वो आपको मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या करेंगे आप लोग, कुछ माइनर एक्ट्स भी हैं जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो कुछ एपीओ से रिलेटेड भी है उसके अंदर और कुछ जुडिशरी से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लगता है आपके लिए यूजफुल है तो आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमारा चैनल डी लॉ क्लासेस करके चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको बरखा शर्मा करके आईडी मिलेगी, आप उस पे जाके मुझे डीएम मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके मुझे मैसेज पे करके पूछ सकते हैं कि मैम हमको इस पॉइंट पे इस तरीके की क्वेरी है, तो हमको आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 किसका कर रहे हैं हम लोग, बीएनएसएस का। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये वही है जो कि हमारी सीआरपीसी है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब हम बात करें चैप्टर 16 की, तो चैप्टर 16 बात करता है 223 से लेके 226 तक, 223 से 226 तक, मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में होता है चैप्टर नंबर 15। यहाँ पे है चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15 होता है हमारा सीआरपीसी में। सेक्शन कवर करता था 200 से लेके 203 तक। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या क्या है। चैप्टर 16 की बात कर रहे हैं, 223 से 226 सेक्शंस हैं। मजिस्ट्रेटों से परिवाद की बात करता है, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हमको किस किस चीज के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 223 की बात करते हैं तो बोलता है परिवादी की परीक्षा, एग्जामिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। सेक्शन 224 आता है जो बात करता है ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब हो गया प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, तो अगर उसके द्वारा किया जाता है तो प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। सेक्शन 225 की बात करते हैं, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। क्या होगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है, देखिए पहले तो इसका वर्ड हम यहाँ से सही कर लेते हैं। मुलतवी, मुलतवी करने का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज ऑफ प्रोसेस। तो क्या होगा इसके अंतर्गत अभी हम आगे देखेंगे। तो जो 223 है ये वो सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 200, ये 201 होता है, ये 202 होता है और ये होता है 203। 226 क्या बात कर रहा है, परिवाद को खारिज किया जाना, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। इतना छोटा सा चैप्टर है, अभी हम फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 223 की बात करते हैं, वही सेक्शन है जो 200 है सीआरपीसी में। देखिए हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि अगर हमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हम इसको सीआरपीसी से कंपेयर करेंगे, सीआरपीसी में देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि परिवादी की परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट।
सबसे पहले क्या बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट हु हैव जुरिसडिक्शन, मतलब जिसको कि क्षेत्राधिकार है परिवाद पर, यानी कि ऑन कंप्लेन, किसी अपराध का संज्ञान करेगा, कॉग्निजेंस करेगा, तब परीक्षा करेगा। किस किस की परीक्षा करेगा? परिवादी की यानी कि कंप्लेनेंट की, या फिर उपस्थित साक्षी की, मतलब जो भी प्रेजेंट विटनेस वगैरह है उसकी परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। ऐसे एग्जामिनेशन का यानी कि ऐसी जो परीक्षा वगैरह की गई है उसका जो सार होगा वो लेखबद्ध करेगा, रिटर्न में लिखेगा कि भाई कि उसमें जो उसने एग्जामिनेशन किया उससे उसके हाथ में कौन कौन से ऐसे तथ्य मिले, ऐसे कॉन्सेप्ट मिले जिसके आधार पर उसको लगता है कि भाई वो चीज उसके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनेशन का सार उसको लेखबद्ध किया जाएगा, रिटर्न में लिखा जाएगा और साइन किया जाएगा। साइन कौन कौन करेगा? तो परिवादी करेगा यानी कि कंप्लेनेंट करेगा, साक्षी करेगा यानी कि विटनेस करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा यानी कि न्यायाधीश करेगा। अपराध का संज्ञान यानी कि जो कॉग्निजेंस होगा अभियुक्त यानी अक्यूज्ड को सुनवाई का यानी कि हियरिंग का अवसर देने पर किया जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि परिवादी साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, इसके हमने एक तरीके से देख लिया ब्रीफ में कि ये जो सेक्शन है ये हमको क्या क्या बात बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। कब नहीं होगा? सबसे पहला पॉइंट, परिवाद ऑफिशियल कार्य करते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा किया गया हो, यानी जो कंप्लेंट की गई है वो कोई ऑफिशियल कार्य करते हुए, कोई शासकीय कार्य करते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि जो लोक सेवक होते हैं उसके द्वारा या किसी न्यायालय के द्वारा यानी कि किसी कोर्ट के द्वारा किया गया हो, या फिर यदि मजिस्ट्रेट जांच या ट्रायल के लिए यानी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अन्य मजिस्ट्रेट को सेक्शन 212 में देता है और वो बाद वाला मजिस्ट्रेट दोबारा परीक्षा करेगा तो यह आवश्यक नहीं होगा। क्या आवश्यक नहीं होगा? कि परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करे। ठीक है, तो ये हो गए इसके 2 पॉइंट। अब बात करते हैं, इसमें एक सेकंड पॉइंट आता है, वो क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यानी कि जो न्यायाधीश होगा वो किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, यानी कि वो जो ऑफिशियल कार्य कर रहा है, अपने पद के ऊपर रहते हुए कोई कार्य कर रहा है, उसके दौरान अभिकथित किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अगर पब्लिक सर्वेंट को घटना घटित हुई उस सिचुएशन के बारे में बताने का चांस ही नहीं दिया जाता, मतलब उसको ये अवसर ही नहीं दिया गया कि वो जो घटना घटित हुई है उसके बारे में वो कुछ बता सके, या फिर पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर से घटना के संबंध में उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो इन आधार पर वो संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, बात कंप्लीट। सेक्शन 224 की तरफ आ जाइए। सेक्शन 224 क्या बात कर रहा है? ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जो मामला संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। क्या होगा? यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? यदि परिवादी लिखित, या तो क्या करेगा? लिखित में देगा, या फिर क्या करेगा? अलिखित देगा, यानी कि या तो होगा कंप्लेंट रिटर्न में या फिर होगा लिखित। अलिखित क्या होगा? नॉट इन रिटर्न। तो क्या होगा? समुचित कोर्ट में अगर पेश करने के लिए प्रश्नांकन सहित किया है तो रिटर्न कर देगा। यदि परिवाद लिखित है, वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए प्रश्नांकन के सहित होगा तो वो उसको रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। और अगर परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने के लिए कहेगा भाई कि तुम सही कोर्ट में जाओ। ठीक है, प्रश्नांकन के अगर लिखित में किया है तो उसको प्रश्नांकन के साथ रिटर्न कर देगा, और अगर अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, तो उसको कहेगा कि भाई तुम सही कोर्ट में जाओ। किसको कहेगा? परिवादी को। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 225 की बात करते हैं। तो कह रहा है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। तो क्या होगा? कोई मजिस्ट्रेट परिवाद प्राप्त करने पर यदि किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेन मिलती है या फिर उसे 212 में मामला हवाला किया गया है जिसका कि वो क्या कर सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर सही समझे तो
आदेशिका जारी करने को रोक सकता है और कार्यवाही करने के लिए उचित आधार है या नहीं, इसके लिए वो क्या करेगा, या तो खुद जांच करेगा या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य पर्सन को क्या कहेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन तब नहीं दिया जाएगा यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि जो मामला है वो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। किस कोर्ट के द्वारा विचारणीय है? सेशन कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया जा सकता है। जब परिवाद किसी द्वारा नहीं किया गया है तो परिवादी साक्ष्यों की धारा 223 में शपथ पर परीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं कि अन्वेषण का निर्देश कब नहीं दिया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, या फिर जब परिवाद किसी के द्वारा नहीं किया गया है, परिवादी क्या करेगा, साक्ष्यों की धारा 223 में शपथ पर परीक्षा उसकी नहीं की जा सकती, तो अन्वेषण का निर्देश नहीं दिया जाएगा। और मजिस्ट्रेट को सही लगे तो साक्ष्यों की क्या कर सकता है, ओथ पर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। और मजिस्ट्रेट को लगे कि अपराध अगर सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। ठीक है, और किसी अन्य न्यायालय के द्वारा अगर अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जो पुलिस ऑफिसर से भिन्न है, यानी अभी हमने देखा था ना कि अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर से भिन्न यानी कि किसी अदर पर्सन ने अन्वेषण किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसे अरेस्ट विदाउट वारंट के अलावा सभी पावर्स होगी, मतलब वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके पास वो सारी शक्तियां होगी जो किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास होती है। ठीक है, पुलिस का जो भार साधक अधिकारी होती है उसके पास जो जो शक्तियां होती है वो सारी होती है, लेकिन वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगा, उसके अलावा सब कुछ कर सकता है। सेक्शन 226 कहता है परिवाद का खारिज किया जाना। अगर मजिस्ट्रेट को लगे जांच विचारण आदि के बाद की कार्यवाही करने का अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो वो परिवाद को खारिज कर देगा। और जो परिवाद खारिज किया है तो किन कारणों के आधार पर किया है, किस रीजन के बेस पे किया है, तो उन सबको लिखित करेगा, रिटर्न में लिखेगा। तो ये था एक हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया इसको। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनाउंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या बात करेंगे तो देखते हैं क्या क्या बता रखा है इस चैप्टर के अंतर्गत। चैप्टर है हमारा 17 यानी कि 17। सेक्शन कवर कर रहा है 227 से 233 तक। क्या बता रहा है कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष जो प्रोसीडिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है वो कैसे की जाती है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें होता है कि जो आरोप लगता है अभियुक्त के ऊपर, तो आरोप अभियुक्त को उसके अपराध की जानकारी देने वाला मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा गया कथन होता है और ये न्यायालय की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, जो कि लगेगा बाद में हमारे 18 नंबर के चैप्टर पर। आरोप बाद में लगेगा, तो आरोप लगने से पहले जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कैसे कार्यवाही वगैरह स्टार्ट होएगी, ये सारी बातें हमको बताएगा चैप्टर नंबर 17। ठीक है, मतलब जैसे कि हमको कॉग्निजेंस मिला यानी कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान वगैरह लिया, संज्ञान के बाद क्या होता है कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी पड़ती है, जिसके बाद क्या होता है ट्रायल वगैरह शुरू किया जाए, आरोप वगैरह लगाया जाए। तो ये जो सारी चीजें होगी वही हमको बेसिकली इस वाले चैप्टर के अंतर्गत बताई गई है। सबसे पहले वाला जो सेक्शन है 227 वो बोल रहा है आदेशिका का जारी किया जाना, यानी कि यहाँ पे होगा इश्यू ऑफ प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, सेक्शन 28 टू 28 बात करता है मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। व्यक्तिगत हाजिरी क्या होती है, मतलब उसको जो पर्सनल अपीयरेंस होती है, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा, अन्य तरीके से उपस्थित हो सकता है। अब ये अन्य तरीका क्या होगा ये हम सेक्शन 228 को भी डिटेल में देखेंगे जब हमें पता चलेगा। सेक्शन 229 क्या बोल रहा है, पैटी ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, छोटे अपराधों के मामले में विशेष संबंध यानी स्पेशल संबंध की बात की जा रही है पैटी ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 230 क्या बोलता है, अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंट अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना यानी कि कॉपी देना।
सेक्शन 231 क्या बोल रहा है? सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामले में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। यानी सेशन न्यायालय के द्वारा कोई जो ट्रायल मामला है, विचारणीय मामला है, अभियुक्त को यानी कि अक्यूज को कथनों यानी कि स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट की कॉपीज वगैरह देने की बात की जा रही है 231 के अंतर्गत। सेक्शन 232 क्या बोल रहा है? जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला सुपुर्द करना। किसके द्वारा विचारणीय मामला है? किसके द्वारा ट्रायल की जा रही है मामले की? सेशन न्यायालय के द्वारा। फिर बोल रहा है सेक्शन 233 परिवाद वाले मामले में यानी कंप्लेन वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली यानी फॉलो की जाने वाली प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 227 की। ये वही सेक्शन है जो कि होता है हमारे सीआरपीसी में 204 की बात की जाती है। वहां पे भी आदेशिका जारी करने के बारे में बात की गई है। अभियुक्त की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा सम्मन मामले में। इसका मतलब यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कॉग्निजेंस लेने वाला जो मजिस्ट्रेट होता है, उसको लगता है कि कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त आधार है, उचित आधार है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको सम्मन मामला लगता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा यानी सम्मन सर्व करेगा। और अगर उसको लगता है अपने अधिकारिता वाले अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए वारंट या सम्मन भी जारी कर सकता है। इसका मतलब अगर उसको लगता है सम्मन मामला है, सम्मन जारी करेगा। अगर उसको लगता है वारंट मामला है, तो अगर उसको लगेगा तो वो वारंट भी जारी कर सकता है और सम्मन भी जारी कर सकता है। वारंट या सम्मन तब तक वो इश्यू नहीं करेगा, तब तक वो नहीं निकालेगा जब तक अभियोजन के जो साक्षी होते हैं ना, उनकी जब तक उसको सूची वगैरह नहीं मिल जाएगी, तब तक वो क्या नहीं करेगा, तब तक वो जारी नहीं करेगा वारंट या सम्मन को। प्रोसिक्यूशन की जो लिस्ट होती है ना, वो जब तक प्रोसिक्यूशन के विटनेस की जब तक सूची उसको नहीं मिलेगी, तब तक वो वारंट या सम्मन नहीं निकाला जाएगा। कहता है सम्मन या वारंट जब दिया जाएगा तो उसके साथ कंप्लेन की एक कॉपी भी दी जाएगी। परिवाद यानी होता है कंप्लेन, कंप्लेन की एक प्रतिलिपि यानी कि कॉपी। फीस सही समय पर नहीं दी तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है 217 का नंबर 227 का नंबर 4 वाला पॉइंट यानी 227 का 4th नंबर का पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई आदेशिका मतलब किसी लॉ ने कोई फीस वगैरह जारी कर दी, किसी विधि के अधीन कोई फीस वगैरह जारी है, कोई मतलब कोई चीजें चुकानी है, ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, वो फीस वगैरह कोई जो संदाय वगैरह होता है वो अगर समय पे नहीं दिया जाता तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज भी कर सकता है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 228। सेक्शन 228 वही सेक्शन है जो कि 205 है, किसके अंतर्गत? हमारे सीआरपीसी में। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। इसका मतलब क्या हो गया? मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। तो मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है और उसको लगता है कि अभियुक्त को पर्सनल अटेंडेंस है, मतलब कि वो व्यक्ति पर्सनल रूप से नहीं आए, तो उसको इस चीज के लिए फ्री कर सकता है और उसको कहेगा कि भाई तुम प्लीडर के द्वारा पेश हो जाओ। ठीक है, मतलब तुम खुद नहीं आके तुम्हारे वकील को भेज दो और अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा लो। इंक्वायरी ट्रायल करने वाले मजिस्ट्रेट कार्यवाही में किसी भी समय डायरेक्शन दे सकता है कि वो पर्सनल रूप से पेश हो। क्या बोल रहा है भाई? ए नाम के व्यक्ति को कहा कि भाई तुम पर्सनल रूप से पेश हो जाओ, ये अपने कारण बताता है और ये कहता है मैं खुद नहीं आऊंगा, मैं मेरे एडवोकेट के माध्यम से हो जाऊंगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई इसको तो पर्सनल रूप से अपेयर करवाना पड़ेगा, तो वो उसको डायरेक्शन दे देगा कि नहीं भाई अब तो तुम्हें पेश होना ही पड़ेगा।
और जो बलात्कार संबंधी मामले होते हैं, रेप से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं, उनमें व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति नहीं दी जा सकती। तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्री का क्वेश्चन हो गया कि ऐसे कौन से मामले होते हैं जिनमें कि क्या होता है, व्यक्तिक हाजिरी से छूट नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो आप एक तरीके से इस पे की पॉइंट लगा के रख सकते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है सेक्शन 229 के बाद। सेक्शन 229 को कैसे याद करते हैं हम? सेक्शन 229 को हम याद करते हैं पेटी ऑफेंसेस के नाम से। तो ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 206। मजिस्ट्रेट के द्वारा मामला 283 और 284 के अधीन निपटाया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मतलब पेटी ऑफेंसेस का जिसने कॉग्निजेंस लिया है, उसके क्या है, उसकी राय में मामले को सेक्शन 283 और 284 के अधीन संक्षिप्त में निपटाया जा सकता है। मतलब शॉर्ट में अगर किसी मामले को निपटाया जा सकता है तो मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करेगा कि अभियुक्त स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो। यहाँ जहां पे वह दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां लिखित रूप से अभिभाग और सम्मन में विनिर्दिष्ट जुर्माना डाक द्वारा तारीख से पहले भेज दें, और जुर्माने की रकम कितनी होगी? 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या था? 1,000 रुपए से अधिक। तो ये वाली चीज चेंज हो चुकी है, तो आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। और छोटे अपराध कौन कौन से होते हैं? जो 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय हो, जिसको शॉर्ट प्रोसेस के द्वारा यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा निपटाया जा सकता हो, जो अपराध मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन नहीं हो। ठीक है, ये हमको बता रखा है भाई छोटे अपराध क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेन में आ सकता है आपके कि भाई छोटे अपराध से क्या तात्पर्य होता है। तो राज्य सरकार जो होती है वो छोटे अपराधों में जोड़ सकती है। क्या जोड़ सकती है? कि सेक्शन 359 के अधीन है या जो कारावास अवधि 3 माह से अधिक नहीं है या जुर्माना दोनों से दंडनीय है। मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो वो इसमें क्या कर सकती है? अपराध वगैरह को जोड़ सकती है। ठीक है, बेसिकली हमको क्या पता होना चाहिए कि छोटे अपराध क्या होते हैं, जुर्माना कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, 230 की बात की जाए। 230 क्या होता है? अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त को निम्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि देगा और बिना विलंब के देगा। मतलब बिना किसी देरी के। अविलंबन क्या होता है? देखिए, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी होती है। अभियुक्त यानी कि अक्यूज को दस्तावेजों की यानी कि डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी, अविलंबन यानी बिना देरी के क्या करेगा? निःशुल्क प्रदान करेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। क्या देगा अभी बताएंगे हम लोग, क्या क्या चीजें दी जाएगी। पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी हो गई, 180 के 3 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट्स होते हैं व्यक्तियों के वो होंगे, 183 में कोई कन्फेशन वगैरह किया गया तो उसकी चीजें होगी, और कोई अदर डॉक्यूमेंट होंगे जो कि प्रसंग मतलब सुसंगत कोई अन्य चीजें होंगी जो 193 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। तो ये जो सब चीजें होंगी ना, ये दी जाएगी उसको, उसकी कॉपीज वगैरह दी जाएगी। ठीक है, प्रतिलिपि किसको दी जाएगी? अभियुक्त को दी जाएगी, बिना किसी देरी के दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, कोई विशाल का डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पेश नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद यह डायरेक्शन दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके प्रभाग की जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एक प्रतिलिपि तो क्या करेगा? अभियुक्त को देगा। और अगर विशालकाय डॉक्यूमेंट है तो उसको क्या करेगा? डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को पेश नहीं करके किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से, कोई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से उसे पेश करेगा, जिससे कि जो कोर्ट होता है वो उसका निरीक्षण कर सके। ठीक है, और अगर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के लिए विचार जाएगा जो सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रस्तुत किए गए हैं जो विशालकाय हैं, जिनको पेश नहीं किया जा सकता, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 31 पर आ जाइए। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या होगा? जहां पर पुलिस रिपोर्ट पर या किसी भी अन्य आधार पर मजिस्ट्रेट को लगे कि जो मामला है वो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो वहां जो मजिस्ट्रेट होगा निम्नलिखित में से प्रत्येक एक जो प्रतिलिपि होती है
वो अभियुक्त को बिना विलंब के देगा। मतलब जो कॉपी होगी बिना किसी देरी के निःशुल्क रूप से अभियुक्त को दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो परीक्षा की जा चुकी है उसमें जो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी कॉपी हो गई। 180-83 के दिन लेखवत कोई कथन या संस्कृतियां हो गई। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए कोई डॉक्यूमेंट हो गए जिसकी वो विचार कर रहा है। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो कोर्ट में पेश करेगा या स्वयं कोर्ट या तो स्वयं जाके निरीक्षण करेगा या एडवोकेट के द्वारा निरीक्षण करवाएगा। और कोई भी अगर अदर ई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे तो उनको पेश करने के लिए कहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में आ जाइए 232 की तरफ। 232 क्या बोल रहा है? जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला सुपुर्द करना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कमिटमेंट ऑफ केसेस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। मतलब एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है। पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अन्य मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध को क्या किया जाना है? ट्रायल किया जाना है, विचारणीय। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जो सेक्शन दे रखे हैं हमारे 230 और 231 के उपबंध अभी हम पढ़ के आए थे, उनको फॉलो करते हुए मामला उसको क्या कर देगा? दे देगा, सुपुर्द कर देगा। और विचारण के दौरान और समाप्त होने तक, मतलब जब से विचारण स्टार्ट हुआ तब से उसके चलने के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकेगा। अभियुक्त को क्या करेगा? अभिरक्षा में भेज देगा। और मामले से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए, कोई रिकॉर्ड वगैरह हो गए और वो जो वस्तुएं वगैरह हो गई, उनको किसको पेश करेगा? कोर्ट को पेश करेगा। और सुपुर्द किए जाने को लोक अभियोजक, मतलब ऐसा मामला सुपुर्द किया गया है तो इसकी लोक अभियोजक को यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसकी इंफॉर्मेशन देगा। फिर क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसे की जाएगी? प्रक्रिया फॉलो की जाएगी 90 दिनों में। कब से? जब से संज्ञान लिया गया है, कॉग्निजेंस लिया गया है। और कारण लिखकर इस अवधि को क्या करेगा? बढ़ा सकेगा। ठीक है, मतलब इसकी अधिकतम अवधि होगी 180 दिन की। तो 90 में जो बाकी रेस्ट ऑफ दिन जोड़ेंगे तब होगी। ऐसे नहीं है कि भाई 90 के बाद 100 दिन शुरू होंगे, ऐसे नहीं है कि 90 के बाद 100 दिन, बल्कि 90 के बाद इतने दिन जोड़े जाएंगे कि वो कंप्लीट होके 180 दिन हो जाए। ठीक है, बात कंप्लीट। बात करते हैं 233 की। परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा? परिवाद वाले मामले में क्या जो अनुसरण की जाएगी ना प्रक्रिया, उसके बारे में बताया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण कैसे किया जाएगा वो बता रहा है। वे परिवाद वाला मामला होगा, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला है, कोई परिवाद वाला मामला है तो उसमें पहले जांच विचारण की जाएगी। अगर कोई पुलिस अन्वेषण करेगा तो उसको तो रोक दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ करवा सकेगा। ऐसे करेगा कि दोनों मामले जैसे किए गए हैं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए। इसका मतलब पुलिस रिपोर्ट के मामले और परिवाद वाले दोनों मामलों की जो जांच विचारण किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा कि मानो जो वो मामला है वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है, उसी तरीके से उसका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जांच विचारण संबंध में। फिर क्या होता है? यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं निकलती या मजिस्ट्रेट क्या करता है? पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वो क्या करेगा? उस जांच विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? आगे प्रोसेस फॉलो कर लेगा। ठीक है, जनरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी कंप्लीट कर लिया ये वाला चैप्टर। है व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है, ए नाम का व्यक्ति है, इस पे आरोप लगाया जा रहा है किस चीज का? अपराध का। तो क्या हो गया? अभियुक्त हो गया, ये हो गया अभियुक्त। ए नाम का अभियुक्त है, इस पे किसी अपराध का आरोप लगाया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कथन किया जाता है कि भाई तुमने ये अपराध किया है तो ये होता है आरोप। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? कोर्ट का प्रोसेस होता है जो गति देता है। गति मतलब स्पीड बढ़ाता है। किस चीज की? मतलब जिस भी चीज का प्रोसेस चल रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है उसको गति देता है, बढ़ाता है। आरोप लगाया अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ आगे आरोप लगाया तो उससे क्या हो गया? आगे प्रोसीडिंग बढ़ने लग गई। अब जब आरोप तय हो जाता है तो ये प्रोसेस होता है दूसरा। एक तरफ आरोप लगाया कि भाई आपने हत्या की है और जब हत्या करना तय हो जाता है कि हाँ ए नाम के व्यक्ति ने हत्या करी है तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई अब उसने हत्या कर दी, उसको दंड वगैरह दिया जाएगा, उसका प्रोसेस ये होगा। तो यहाँ से क्या होता है? ट्रायल वगैरह स्टार्ट होती है। आरोप लगता है और आरोप लगने के बाद ट्रायल लगना
शुरू हो जाती है। और ये किस तरीके से खत्म होती है, या तो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा। दोष सिद्ध होते ही उसको दंड दिया जाएगा, दोष मुक्त होगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ये दो पार्ट में कवर हो जाता है। जैसे कि आरोप, आरोप आता है तो 234 से 240 तक एक पार्ट आता है और फिर 241 से 247 तक दूसरा पार्ट आता है। इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले आता है फॉर्म ऑफ चार्जेस यानी आरोपों का प्रारूप, जो हमारी सीआरपीसी में 211 से 217 के अंतर्गत दे रखा था। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं 234 की, तो ये बताता है आरोपों की अंतर वस्तु। इसका मतलब कंटेंट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज लगेगा तो उसमें कौन कौन से कंटेंट डाले जाएंगे। ये वही सेक्शन है जो कि 211 होता है सीआरपीसी में। 212 सीआरपीसी का यानी 212 वो है जो बीएनएस का है 235। समय, स्थान और व्यक्तियों के बारे में विशिष्टियां, यानी क्या होती है ये वाली चीज, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन की बात की जा रही है। 236 वही सेक्शन है जो 213 है सीआरपीसी का। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, यानी व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। सेक्शन 237 वही है जो सीआरपीसी का होता है 214। आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके वे अधीन अपराध के। मान लीजिए हत्या का अपराध बताया गया है, जैसे कि आईपीसी में बताया गया है 299 में आपराधिक मानववध और 300 में हत्या। तो अगर ये चीजें बताई गई है तो इसको इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर बात आती है 238 यानी गलतियों का क्या प्रभाव होगा, ये पूछ रहा है, यानी इफेक्ट ऑफ एरर्स जो होंगे उसका क्या प्रभाव होगा ये बताया जा रहा है। 215 में आ जाएगा ये। और 216 कहता है 239 जो कि है बीएनएसएस का, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। कौन कर सकता है आरोप परिवर्तित, कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस। फिर आता है 240 कहता है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाना। इसका मतलब रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टरेटेड। ठीक है, बात कंप्लीट। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एक पार्ट बी और है। पार्ट बी क्या मतलब, पार्ट ए में तो हमको आरोपों की अंतर्वस्तु बताई गई, प्रारूप वगैरह बताया गया। फिर आते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस, मतलब आरोपों का संयोजन। संयोजन कैसे किया जाता है, ये वाली चीजें आएंगी इसके बारे में। तो ये कहां से कहां तक आ जाएंगी, 218 से 224 तक सीआरपीसी में और 241 से 247 तक बीएनएसएस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, यानी सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। तो ये आ जाएगा 218 के अंतर्गत। 242 कहता है वही सेक्शन है जो 219 है, एक ही वर्ष में यानी एक साल में, एक ही किस्म के यानी एक तरीके के अपराधों का आरोप का एक साथ लगाया जा सकना। 243 कह रहा है वही सेक्शन है जो 220 है, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। सेक्शन 244 आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं, जब इस बारे में संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है, यानी डाउट है कि कौन सा ऑफेंस किया गया है। सेक्शन 245 कहता है जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है। 222 223 आता है, 246 होता है जो बीएनएसएस का और 223 है सीआरपीसी का। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, मतलब ज्वाइंट जो चार्जेस होंगे वो किन किन पे लगाए जा सकेंगे। 247 कहता है कई आरोपों में से एक के लिए दोषित पर शेष अपराधों को वापस लेना। ठीक है, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 224। ठीक है, हमने एक तरीके से इसका ब्रीफ देख लिया, एक तरीके से चार्ट में देख लिया कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बात करेंगे नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि आरोप क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, आरोप वो होता है जो अभियुक्त को उसके अपराध की जानकारी देने वाला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया लिखित कथन होता है, और ये न्यायालय के जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है उसको आगे बढ़ाता है। और यहीं से क्या होता है, ट्रायल बनता है कि भाई आगे ट्रायल कैसे की जाएगी। और जब ट्रायल खत्म होती है, यानी ट्रायल का जो स्टार्ट होता है वो तो यहाँ से होता है, और जब ट्रायल का एंड होता है तो आरोपकों की या तो दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 234 ऑफ बीएनएसएस
सेक्शन 211 सीआरपीसी, आरोपों की अंतर्वस्तु। आरोपों की जब अंतर्वस्तु की बात की जाती है तो जो सबसे पहले बात की जाती है उसमें आया है पॉइंट नंबर 1। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग प्रत्येक आरोप में मतलब एवरी चार्ज में, इन एवरी चार्ज उस अपराध का कथन होगा। किस अपराध का? जिस पर अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। जैसे मान लीजिए हत्या का आरोप लगाया गया है तो हत्या का कथन होगा, ठीक है। ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम ना हो तो अगर भाई किसी चीज का कोई ऑफेंस किया गया, उसका अगर कोई नाम नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? अगर नाम नहीं होगा, देखिए अगर अपराध का कथन किया जाएगा हत्या की गई, अगर जैसे कि इस ऑफेंस का नाम है हत्या तो हत्या का जिक्र कर दिया जाएगा कि भाई ए ने हत्या की, है ना। और अगर कोई नाम नहीं हो कि कौन सा अपराध किया गया है तो शॉर्ट में ऑफेंस को बताने वाली डेफिनेशन दी जाएगी कि फलाना व्यक्ति ने घर गया, उसके घर में एंट्री करी, फिर ये किया, फिर वो किया, ऐसे करके पूरा उसको बता दिया जाएगा। फिर अगर कोई सेक्शन दे रखा है जैसे कि 299 आईपीसी और 300 आईपीसी देते हैं जब हम हत्या मानव वध की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर ये लॉ का सेक्शन लिया जाएगा। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्तें जिससे आरोपित बनता है विशिष्ट मामले में पूरी हो गई। मतलब ये लिखा जाएगा कि भाई आरोप तय कर दिया गया है, जो अपराध के तत्व थे उसको यूज करके जो विधि ने जो अपराध की डेफिनेशन दे रखी है उसको बताते हुए बता दिया जाएगा कि भाई ये जो मामला था इसमें ये आरोप तय हो गया है, ठीक है। और जो आरोप होगा उसमें होगी न्यायालय की भाषा, जिस भी कोर्ट में आप केस दायर करेंगे उसकी भाषा होगी। जैसे कि किसी जगह हिंदी होती है, किसी जगह अंग्रेजी होती है, गुजराती होती है, तो जिस कोर्ट की जैसी भाषा होगी वो वहां पे लगा दी जाएगी। यानी आरोप में न्यायालय की भाषा होगी जो व्यक्ति को समझ में आती हो। अभियुक्त यदि किसी अपराध का पहले दोषित रहा हो तो उसका भी वर्णन किया जाएगा कि मान लीजिए पहले वो, जैसे इसमें हत्या का कहा गया है तो पहले वो घोर उपहति का दंडित किया गया है, दोषित रहा है, तो उस चीज का भी वहां पे वर्णन किया जाएगा। फिर आते हैं 235 बीएनएसएस जो कि है सीआरपीसी का 212। ये बोल रहा है समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशेषताएं, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? आरोप में इंचार्ज अपराध का जो स्थान होता है जहां पे ऑफेंस हुआ है और उस व्यक्ति के बारे में अपराध की विशिष्टताएं भी लिखनी होगी, भाई कौन सा अपराध हुआ है, किस तरीके से किया गया है। और जब ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन का हो, न्यास भंग का हो, दुर्विनियोग का हो, तो इतना पर्याप्त होगा कि वो क्या करे, उन विशिष्ट मदों का, उस राशि का वर्णन कर दे। और पहली और अंतिम तारीख के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? कौन सी तारीख? भाई संपत्ति के संबंध में अपराध है तो उसमें जो समय होगा, ऐसी तारीख जो होगी उसके बीच में पहली और अंतिम तारीख के बीच में 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रस्ट की बात हुई, मिस एप्रोप्रिएशन की बात हुई, जो दुर्विनियोग वगैरह की बात हुई, तो जो मदे वगैरह तय की जाएगी जंगम संपत्ति के बारे में होगी, जिनके बाद में तारीखें वारीखें का यूज किया जाएगा। तो जो तारीखें यूज की जाएगी उनमें पहली तारीख और अंतिम तारीख के बीच में 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं 236 की। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए? व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टार्टेड। यदि आरोप से अभियुक्त को पूर्ण सूचना नहीं मिलती जिसका उस पर आरोप है तब उस रीति का वर्णन किया जाएगा जिससे कि अपराध हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई कैब पर किसी वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान पर चोरी करने का अभियोग है, यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपमंडित की गई हो जिससे चोरी की गई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन को देखते हुए कि चोरी का अपराध किया गया है, ठीक है, कोई सिचुएशन है उससे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे चोरी की गई है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई कैमरे में आ गया, ए घर के अंदर घुसा था, सोफे पे आराम से बैठा, फिर गया किचन के अंदर, किचन में जाके उसने पानी वानी पिया, पानी वानी पी के आया, फिर आराम से बैठा, फिर उसके बाद वो गया वार्डरोब्स वगैरह चेक करी, उससे ताला नहीं खुला तो वो गया, फिर वहां से कोई चाकू वाकू लेके आया, उसके बाद कोई हथौड़ा वगैरह लेके आया, फिर उसने ऐसा आपको मैनर बताने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे चोरी का अपराध हुआ है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 237 की।
बीएनएसएस की बात की जा रही है, वही सेक्शन है जो 214 है, शब्दों का अर्थ निकालना। वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। तो प्रत्येक आरोप में इन एवरी चार्ज अपराध का वर्णन करने में, अपराध को डिफाइन करने में उपयोग लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उसने विधि के द्वारा दिया गया है, जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। ठीक है, आप किसी भी शब्दों में, मतलब जैसे कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई हत्या का अपराध किया गया है, धारा 300 लग रही है, हम यहाँ पे आईपीसी के सेक्शंस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आईपीसी की उदाहरण, क्योंकि आईपीसी हमारे जहन में घुसी हुई है, अभी तक दिमाग में घुसी हुई है, तो आईपीसी के उदाहरण हमको बहुत जल्दी समझ में आते हैं। अभी मैं बीएनएस के सेक्शन बोलने लग जाऊंगी तो आप बोलोगे मैम ये तो हमको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो उनको समझने में अभी हमको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बीएनएस से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आईपीसी के उदाहरणों को लेकर चलिए, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है कॉन्सेप्ट को समझने का। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग लाया जाएगा जो उसे विधि ने जो हत्या की डेफिनेशन दे दी है, तो और विधि ने जिस तरीके से उसको दंडनीय बना दिया गया है, तो उसको उसी अर्थ में लिया जाएगा, अपनी तरफ से कोई अलग से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है 238 बोल रहा है बीएनएसएस गलतियों का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ एफर्ट्स। तो गलती का आरोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। इसका इफेक्ट होगा अगर उस गलती से कोई जो अभियुक्त होता है वो भुलावे में पड़ गया, वो सिचुएशन को भूल गया, उसको समझ में नहीं आ रही, या फिर उस गलती के कारण क्या हुआ, जस्टिस नहीं हो पाया हो, न्याय नहीं हो पाया हो। आई बात समझ में? चलिए बढ़िया, आगे 239 की बात करेंगे। 239 बोलता है आरोपों में परिवर्तन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो कौन करेगा 239? कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस, परिवर्तन कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। ये वही सेक्शन है सीआरपीसी का जो कि है 216। बीएनएसएस में आता है 239, सीआरपीसी बोलता है 216। आरोप में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले, जजमेंट देने से पहले आरोप में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। तो ये बन जाता है हमारा प्री का क्वेश्चन, ये आरोप में चेंज किस सिचुएशन पे किया जा सकता है। तो निर्णय सुनाए जाने से पहले आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। आरोप में चेंजेस होंगे वो अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे। कोई भी चेंज कर रहेंगे तो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया जाएगा कि भाई ये चेंजेस किए गए हैं। यदि उससे प्रतिरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़े तो विचारण आगे बढ़ता रहेगा। मतलब कि उस पर किसी तरीके का अगर कोई उसने आरोप में चेंज किया, उससे अगर कोई गलत इफेक्ट नहीं आया, प्रतिरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो ट्रायल आगे चलती रहेगी और उसमें मेन चार्ज लगता रहेगा। मतलब जैसे जो शुरू में चार्ज लगाया गया था ना, उसी तरीके से प्रोसीडिंग आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रतिरक्षा पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़िए। परिवर्तन चेंज आदि ऐसे हो कि पहले मंजूरी जरूरी हो, तो बिना मंजूरी के कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब चेंजेस इस तरीके के किए जा रहे हैं आरोप में कि उसके लिए किसी तरीके का कोई कंसल्ट वगैरह लेनी पड़ेगी, परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, तो वो लेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 240 की। 240 बीएनएसएस है, वही सेक्शन है जो 217 है, किसका? सीआरपीसी का। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हमारा। जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। विचारण यानी कि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है यदि आरोप में किसी तरीके का कोई चेंज किया गया है, कोई परिवर्तन यानी बढ़ावा किया गया है, तो ऐसा किया जा सकता है। फिर आता है पार्ट बी जो बात करता है आरोपों को संयोजन करने की। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? आरोपों का संयोजन यानी ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात की जा रही है यहाँ पे। 241 से लेके 247 तक जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम सेक्शन 241 की बात करते हैं बीएनएसएस की, तो वही सेक्शन है जो है 218 किसका? सीआरपीसी का। सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप यानी कि सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। हर अपराधी अलग अलग होता है, तो हर अपराध भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये सेक्शन इस बात की अवधारणा पर चलता है, हर अपराधी अलग अलग, तो हर अपराध भी अलग अलग ही होगा। पृथक आरोप होगा तो पृथक आरोप के लिए प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप लगेगा और इसकी ट्रायल भी सेपरेट होगी। परंतु अगर अक्यूज क्या करता है, लिखित में आवेदन कर देता है, तो किन्हीं अपराधों का विचारण यानी कि कुछ अपराधों, कुछ ऑफेंसेस की जो ट्रायल होगी वो एक साथ करवा सकेंगे। ठीक है, सेक्शन 242 कहता है बीएनएसएस
कि सेक्शन वही है जो 219 है सीआरपीसी का। एक ही वर्ष में यानी एक साल में एक किस्म के यानी एक तरीके के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जाएगा। तो इसके लिए क्या सिचुएशन होगी कि यदि पहले अपराध से लेके अंतिम अपराध तक सब एक साल के अंतर्गत किए गए, 12 मास में किए गए हैं, यानी कि एक साल के अंतर्गत किए गए हैं, तो सब व्यक्ति एक ही के विरुद्ध किए गए हो या नहीं, एक ही ट्रायल में चार्ज लगाया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि ए नाम के व्यक्ति ने एक साल में 4 अपराध किए, 1, 2, 3 और 4, एक साल में 4 अपराध किए, चाहे से उसने एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए हो यानी बी के विरुद्ध किए हो या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किए हो यानी सी के विरुद्ध किया हो या डी के विरुद्ध किया हो, तो उसके चार्जेस एक साथ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रायल में चार्ज लगाया जा सकेगा। एक ही किस्म के अपराध क्या होते हैं, जब बीएनएस जो कि होती है हमारी आईपीसी, लोकल या स्पेशल लॉ में सेम सेक्शन हो, सेम पनिशमेंट दिया गया हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक ही किस्म का अपराध। ठीक है, बात करते हैं आगे 243 की। 243 बोल रहा है बीएनएसएस का, सीआरपीसी का वही सेक्शन है जो होता है 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। एक से अधिक विचारण के लिए होता है तो ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक ही समव्यवहार यानी कि सेम ट्रांजेक्शन में किए गए एक से अधिक अपराधों का विचारण। अब ये सेम ट्रांजेक्शन वाली बात हम कहीं और पे भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके उदाहरण आपको जल्दी समझ में आएंगे क्योंकि अभी तक हमारे जहन में क्या है, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी अच्छी तरीके से है, तो इसीलिए आपको इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का आता है सेक्शन नंबर 6, वो भी सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो आप इसको वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ट्रांजेक्शन, एक और अधिक काम, तो क्या लगाया जाएगा, एक चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, आप एक तरीके से इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि सेम ट्रांजेक्शन होगा, 1 एंड मोर एक्ट होंगे तो 1 चार्ज लगाया जाएगा। फिर आता है दुर्विनियोग या लेखा मिथ्याकरण के लिए एक आरोप लगाया जा सकेगा, यानी मिस एप्रोप्रिएशन के लिए या अकाउंट में कोई मिथ्या वगैरह की गई है तो उसके संबंध में एक ही चार्ज लगाया जा सकेगा और उसका एक ही ट्रायल हो सकेगा, एक ही विचारण हो सकेगा। एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों का एक ही विचारण में अपराध लगाए। कोई जो ऑफेंस है वो एक से अधिक परिभाषा में आता है, मतलब मान लीजिए चोरी की गई तो चोरी करने से पहले उसने गृह भेदन किया, गृह भेदन करने में उसने साधारण उपहति कारित करी। ठीक है, देखते हैं ना, चार्ज ऐसे तो होता है, चार्ज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि चार्ज पे क्या होता है, हमारे जो जुडिशरी का एग्जाम होता है ना उसमें मेंस में बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कैसे लगाया जाता है। ये बोल रहा है एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों का एक ही में विचारण किया जा सकता है। चोरी की गई तो चोरी का सेक्शन लग जाएगा, गृह भेदन किया तो गृह भेदन का सेक्शन लग जाएगा, साधारण उपपत्ति की गई तो साधारण उपपत्ति का लग जाएगा। तो ये सारे सेक्शन एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में लगाए जा सकेंगे। कोई कार्य जो प्रत्येक अपराध है से मिलकर एक अपराध बनता है तो उसके लिए एक ही विचारण होगा। ठीक है, कोई कार्य, कई कार्य जो प्रत्येक अपराध से मिलकर बनता है तो उसके लिए एक ही ट्रायल हो सकेगा। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़िए। सेक्शन 244 बोल रहा है हमको कि भाई जहां इस बारे में डाउट है कि कौन सा अपराध किया गया है, वेयर इज इट डाउटफुल, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो वहां पे क्या चलेगा, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको एक बार रीड आउट करेंगे। ठीक है, रीड आउट करने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़िया आगे। तो बोल रहा है कि वेयर इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो तथ्यों से जो साबित हो चुके हैं, मतलब फैक्ट से जो साबित हो चुका है कि कौन सा अपराध बनेगा, तो सभी अपराधों का एक साथ अभियोग लगाया जा सकेगा, एक साथ उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकेगा। अपराध एक का लगाया गया, उससे भिन्न अपराध हुआ तो उस अपराध का ट्रायल होगा। मान लीजिए हत्या का अपराध हुआ, नहीं आपराधिक मानववध का उस पर अभियोग लगाया गया और बाद में पता चला कि हत्या का अपराध हो गया था, तो क्या होगा, उस अपराध का ट्रायल होगा, मतलब हत्या के हिसाब से ट्रायल चलती चलेगी। छोटे अपराधों के लिए दोषित करने वाले के संबंध में नहीं मानी जाएगी। ये सब चीजें छोटे अपराधों यानी कि पैटी ऑफेंस पे
नहीं मानी जाएगी। जिसमें छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हो। मतलब अभी हम पढ़ के आए थे ना इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, जो 17 नंबर के चैप्टर में थी, ये उसकी बात कर रहा है। अगर छोटे अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए जो शर्तें वगैरह अगर पूरी नहीं होती है तो इसके संबंध में ये सब चीजें मानी नहीं जाएगी। वो तो वही सॉल्व हो जाता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 245 की बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। वही सेक्शन है सीआरपीसी का 222। जब वह अपराध जो साबित हुआ हो आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हो गया छोटे अपराध का आरोप लगाया गया, छोटा अपराध का आरोप लगाया गया, छोटा अपराध बना तो छोटे अपराध का दोषी होगा। अपराध का आरोप लगा, तथ्य उसे छोटा करते हैं तो छोटे अपराध के लिए दोषित किया जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपराधी ने कोई प्रयत्न किया गया तो उसको भी दोषी ठहराया जाएगा जब अपराध का आरोप हो। ठीक है, देखिए मैंने इसका क्या कंक्लूजन सार निकाल के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इसको देखेंगे ना सीआरपीसी को, तो इसकी लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है कि आप देखेंगे बोलेंगे मैम इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा सेक्शन है, हमको समझ में नहीं आता। तो मैं उसका ब्रीफ निकाल के आपके लिए लेके आती हूँ। मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं मैम ये कौन सी गाइड है, ये गाइड वाइड नहीं है, मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करती हूँ। तो ये कहीं गाइड से कुछ नहीं है, ये अपना है सब कुछ। तो जो आपके लिए अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती हूँ तो उसका मान रखिए और आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 246 बोल रहा है व्यक्ति जिन पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा, यानी कि ज्वाइंट चार्ज किन किन के ऊपर लगाया जा सकेगा उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या रहा है, एक ही अपराध और एक ही समव्यवहार का अभियोग हो तो वहां पे ज्वाइंट चार्जेस होगा। दुष्प्रेरण और प्रयत्न का अभियोग होगा तो एक साथ चार्जेस होगा। व्यक्ति जिन पर 12 मास के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर संयुक्त रूप से किए गए सेक्शन 242 में एक ही किस्म के अपराध हैं तो उनका भी ज्वाइंट चार्जेस होगा। ये एक ना मेंस में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों को, मतलब अलग अलग अपराध किए गए हैं तो उनपे भी ये हो सकेगा ज्वाइंट, जो होता ना ज्वाइंट चार्ज लगाया जा सकेगा। चोरी, उद्यापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग का अभियोग है तो भी ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। चैप्टर 10 बीएनएस में कूटकृत सिक्के के संबंध में अपराध है तो वहां पे भी ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। और बीएनएस के सेक्शन 3172 क्लॉज 5 के संबंध में अगर अपराध का अभियोग है तो भी यहाँ पे ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। बात आई समझ में? 7 पॉइंट है, इनको कनेक्ट करते हुए चलिए। और जहां पे आपको बीएनएस से कनेक्शन मांग रहे हैं कि भाई इसको बीएनएस से कनेक्ट किया जा रहा है, सेक्शन बताए जा रहे हैं, तो बीएनएसएस के लिए बीएनएस की जब पढ़ रहे हो तो बीएनएस के एक्ट को भी साथ रख लो। ये मना थोड़ी ना कर रहा है कि मुझे अपने पास मत रखो, और साथ साथ इनके सेक्शंस को देखते हुए चलिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। बात कर रहे हैं 247 क्या बात कर रहा है, कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लेना। इसका मतलब हो गया विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। तो क्या होगा, अगर उसने क्या किया, कई आरोपों के लिए उस पर दोषित किया गया है और जो बचे हुए जो आरोप है उनको अगर वापस ले लिया गया तो वापस लेने का ये इफेक्ट आएगा कि उसका प्रभाव होगा दोष मुक्ति। आई बात समझ में? कन्विक्शन हो जाएगा वो, ठीक है ना, कन्विक्शन हो जाएगा। अगर उसको दोषित किया गया तो कन्विक्ट हो जाएगा, और अगर दोषित नहीं किया गया तो दोष मुक्त हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई अगर उससे आरोपों को वापस ले लिया गया तो वापस लेने का प्रभाव होगा दोष मुक्ति। याद रखिएगा ये चीज। देखिए आगे लिख रहा है, दोष सिद्धि अपास्त हो गई तो उक्त न्यायालय ऐसे वापस लिए आरोपों की इंक्वायरी ट्रायल में आगे कार्रवाई कर सकता है। अगर ये दोष सिद्धि खत्म हो जाती है, अपास्त हो जाती है, तो उक्त न्यायालय ऐसे वापस, मतलब जो भी न्यायालय होगा, ऐसे वापस लिए गए आरोपों की इंक्वायरी ट्रायल में आगे की कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर 18 हम लोगों ने कर लिया है। किसके संबंध में था? चार्ज, दोष सिद्ध किया जाएगा, कन्विक्ट या एक्विटल। ठीक है, तो विचारण जो होता है ना, यानी कि ट्रायल, इसका जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस होता है, न्यायिक जो प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत बड़ा स्थान होता है। इसमें ही तय किया जाता है कि इसको क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाएगा या दोषित किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है यहाँ पे कि वे विचारण किसके समक्ष किया जाता है, तो विचारण हमेशा न्यायालय के समक्ष किया जाता है। ठीक है, किसके समक्ष किया जाता है? जो न्यायालय होता है, हमारा कोर्ट होता है, उसके समक्ष किया जाता है। तो जो अभी हम आज से हम क्या इसमें देखेंगे, ट्रायल वाले प्रोसेस। तो कौन कौन सी ट्रायल होती है, तो जैसे सेशन ट्रायल होती है,
फिर उसके बाद वारंट विचारण होता है, वारंट ट्रायल होती है जिसको कहा जाता है, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो सकती है और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर भी हो सकती है, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा भी हो सकती है। फिर आता है समन ट्रायल होती है, फिर इसके बाद आता है समरी ट्रायल होती है। तो ऐसे ऐसे करके ट्रायल के 3 या 4 चैप्टर हमारे पास आते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज हम जिसकी बात करेंगे वो आएगा सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। जब हम बात करते हैं बीएनएसएस की तो आता है हमारा चैप्टर नंबर 19। ठीक है, और ये कवर कर रहा है सेक्शन 240 से 260 तक। ठीक है, लेकिन जब हम सीआरपीसी की बात कर रहे थे तो सीआरपीसी में हम बात करते थे तो कवर करते थे 225 से 237 तक, 225 से 237 तक बात करते थे। हम क्या कर रहे हैं, बीएनएस को सीआरपीसी से कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको कि हम पुरानों को ही साथ लेके चल सकते हैं, ओल्ड सेक्शन को ही हम साथ लेके चल सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे चैप्टर 19 की। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी तैयार कर लेते हैं एक इंडेक्स। इंडेक्स देखने से क्या हो जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हैं और किस किस बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 248 सेक्शन आता है वो बात करता है विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना, विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना। ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ट्रायल बाय पीपी। अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। 250 उन्मोचन, यानी कि बात कर रहा है डिस्चार्ज की। 251 बात करता है आरोप को विरचित करना, यानी कि यहाँ पे किया जा रहा है चार्ज फ्रेमिंग। ठीक है, इसके बाद बात हो जाएगी दोषी होने के अभिवचन। 252 यानी कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। 253 अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे 265 से। अब क्यों कनेक्ट करेंगे, जब आएगा, जब मैं बताऊंगी। तो 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सेक्शन 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। फिर आ जाएगा 255 दोष मुक्ति की बात करता है, यानी कि एक्विटल की बात की जाती है। फिर आता है 256 प्रतिरक्षा का आरंभ करना, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। सेक्शन 257 आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस की बात करता है। वही 258 बात करता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। क्या बात कर रहा है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन की बात की जा रही है। और प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है 259। और सेक्शन 260 बोल रहा है प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। ठीक है, इसको देखते हैं अब हम कि सबसे पहला वाला सेक्शन क्या बोल रहा है हमको। देखिए सेक्शन 248 की जब हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की, तो वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 225। ठीक है, विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना, ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पीपी की याद रख लीजिए, इसको पीपी से याद रख लीजिए कि भाई पीपी होता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेशन न्यायालय में इन सेशन कोर्ट प्रत्येक विचारण एवरी ट्रायल अभियोजन का जो संचालन होगा, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, अभियोजन का जो संचालन होगा वो लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा। प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए सेक्शन 249 को। सेक्शन 249 बीएनएसएस बोलता है, वही सेक्शन है जो 226 है हमारे सीआरपीसी का। अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन।
तो अभियोजक यानी कि जो प्रोसिक्यूटर होता है ये बताते हुए स्टार्ट करेगा कि वह अभियुक्त को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है। जनरल बात है, कोई ऐसे डिटेल में जाने वाली बात नहीं है। जैसे जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे हम डिटेल में जाएंगे, जहां पे लगेगा वहां पे हम एक रीड आउट करके काम चला सकते हैं। ठीक है, अभियोजक ये बताते हुए स्टार्ट करेगा अपना कथन कि वह अभियुक्त को यानी अक्यूज्ड को किस साक्ष्य से यानी किस एविडेंस से साबित करने के लिए प्रस्ताव रख रहा है, अपना प्रस्ताव प्रपोजल वगैरह रख रहा है। अब आता है सेक्शन 250 बात करता है बीएनएसएस के डिस्चार्ज के बारे में, उन्मोचन के बारे में। वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 227। यदि अभियुक्त क्या करता है, मामले को सुपुर्द करता है, अभियुक्त मामले को सुपुर्द करने से 60 दिन में आवेदन करेगा और आवेदन में क्या होगा, मामले के अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद इसने आवेदन किया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो डेट्स और डे वगैरह होते हैं ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभियुक्त मामले को सुपुर्द करने के लिए आवेदन करेगा, मामले के अभिलेख यानी कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उन पर विचार विमर्श करने के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है अगर उसको लगे कि मामला नहीं बन रहा तो वो कारण लिखते हुए उसको उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। किसको? अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ मामला बन ही नहीं रहा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बिना बात के थोड़ी ना उसको आगे लेके जाएंगे, उन्मोचित कर देंगे। बात करते हैं आगे सेक्शन 251। सेक्शन 251 बात करता है आरोप को विरचित करना, जो कि है सेक्शन 228। तो क्या होता है, मामले में विचार किया, विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो हमारे सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, मतलब उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। तो अभियुक्त के विरुद्ध 60 दिन के भीतर, अब ये 60 दिन कब से होंगे, सुनवाई की पहली तारीख से क्या करेगा, आरोप विरचित करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम कर लिया, ये मान लीजिए चार्ज हमने फ्रेम कर लिया। चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियुक्त को इसको पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा कि भाई क्या तुम दोषी होना एक्सेप्ट करते हो, तो वो बोलेगा एक्सेप्ट करता हूं, तो अलग प्रोसीजर चलेगा, और वो बोलता नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता, विचारण का दावा करता है, तो उस तरीके से फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो बढ़िया। आगे सेक्शन 252 क्या बोलता है, सेक्शन 252 बोलता है, वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 229 ऑफ सीआरपीसी, दोषी होने के अभिवचन। अगर वो करता है कन्विक्शन ऑफ ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, ऐसा कथन करने पर कथन को लिखते हुए हर बात क्या होगी, बिना लिखे क्या साबित की जाती है, अगर कोई मौखिक रूप से कोई कथन, तो मौखिक साक्ष्य का इतना महत्व नहीं होता जितना कि लिखी हुई बात का होता है। तो कथन को लिखते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर वो बोल देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है तो दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। फिर ये बोलता है कि सेक्शन 253 बीएनएसएस वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 230। अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख वारीख दी जाएगी यहाँ पे, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। यदि दोष सिद्धि के अभिभाग से इनकार करता है, मतलब वो कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो सेक्शन 252 में दोष सिद्ध नहीं हो सकता। तो अभियोजन का जो साक्ष्य होगा उसके लिए डेट को डिसाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेट डिसाइड की जाएगी यहाँ पे, और अभियोजन के आवेदन पर आदेशिका जारी की जा सकेगी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 254। सेक्शन 254 बोल रहा है, वही सेक्शन है जो सेक्शन 231 है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो अभियोजन के लिए साक्ष्य कब होगा? नियत दिनांक पर, जो भी डेट दी गई है उसी पे होगा, और न्यायालय के द्वारा अभियोजन का साक्ष्य लिया जा सकेगा। किस तरीके से लिया जा सकेगा भैया? तो ऑडियो वीडियो माध्यम से लिया जाएगा, या तो साक्षी का साक्ष्य या लोक का साक्ष्य। लोक का साक्ष्य मतलब लोक सेवक का साक्ष्य, यहाँ पे हो गया हमारा मिसप्रिंट। तो क्या क्या रिकॉर्ड किया जा सकेगा ऑडियो वीडियो के माध्यम से? किसी साक्षी का साक्ष्य यानी विटनेस का एविडेंस, और लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट का एविडेंस जो होगा वो रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और साक्ष्यों की लगातार परीक्षा कर सकते हैं, और प्रति परीक्षा के लिए उनको दोबारा बुला सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस की जाएगी एग्जामिनेशन, और उनको री एग्जामिनेशन के लिए और प्रति परीक्षा के लिए उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको बुला सकते हैं।
क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। अब अभियोजन का साक्ष्य लिया, अभियुक्त की परीक्षा करी, इन दोनों को सुनवाई का अवसर दे दिया, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो क्या करेगा जज देगा दोष मुक्ति का आदेश, यानी कि उसको एक्विटल घोषित कर देगा। और किसको? अभियुक्त को करेगा। अभियुक्त के खिलाफ ही तो मांगे जा रहे हैं ना सब चीजें, एविडेंस वगैरह, तो अभियुक्त को यहाँ पे किया जा सकेगा दोष मुक्त। कहाँ पे कहा गया है? सेक्शन 255 ऑफ बीएनएस, वही सेक्शन है जो 232 है हमारे सीआरपीसी का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सेक्शन 256 बात करता है प्रतिरक्षा का आरंभ करना, एंटर इन अपॉन डिफेंस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले सेक्शन 255 में अगर दोष मुक्ति नहीं होगी तो अभियुक्त क्या करेगा? प्रतिरक्षा का आरंभ कर सकेगा। कोई एविडेंस वगैरह होंगे वो पेश करेगा, जो लिखित कथन होंगे वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, फिर मजिस्ट्रेट उनको फाइल वगैरह करवा देगा। फिर क्या होता है कि यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा आरंभ होने के बाद आवेदन करे तो किस चीज के लिए आरंभ करेगा? अभियुक्त कहेगा कि भाई या तो साक्षी को हाजिर करने के लिए आवेदन करेगा या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे उनको पेश करने के लिए आवेदन करेगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसी आदेशिका को या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर कारण लिखते हुए उस आदेशिका को रद्द कर देगा। अब कारण किस संबंध में हो सकते हैं कि या तो वो जो आवेदन होगा वो तंग करने वाला होगा या फिर ऐसा होगा कि वे उससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाए, मतलब न्याय नहीं मिल पाए, तो उसको आवेदन को जो होगा वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब करेंगे हम बहस मतलब आर्ग्यूमेंट किया जाएगा। प्रतिरक्षा के साक्ष्यों की अगर परीक्षा समाप्त होती है तो पीपी जो होगा हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो उसको उपसंहार कर देगा, समअप कर देगा, मामले को समअप कर देगा और अक्यूज को और उसके प्लीडर को क्या कहेगा कि भाई तुम उत्तर देने के लिए बाध्य हो, अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दो। ठीक है। कौन सा सेक्शन है? 257, सेक्शन 257 ऑफ बीएनएसएस, जो सेक्शन 234 है किसका? सीआरपीसी का। प्रोसिक्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहेगा? अक्यूज्ड को और उसके वकील को कि तुम उत्तर देने के लिए बाध्य हो। ठीक है। चलिए हो गई बहस। अब चलते हैं कि क्या दिया जाएगा, या तो दोष मुक्ति करेंगे या दोष सिद्धि करेंगे। तो क्या होगा? 258 बोल रहा है बीएनएसएस का कि सेक्शन 235 सीआरपीसी को देखो, वो भी यही बोल रहा है कि भाई दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाएगा। बहस को सुना, विधि का कोई प्रश्न था उसको सुना, उसके बाद जज देगा अपना निर्णय। बहस कितने दिन में देगा? बहस के पूरा होने के, जो भी आर्गुमेंट वगैरह हुए हैं उनके पूरा होने के 30 दिन तक देगा। फिर इस जो 30 दिन है इसको और बढ़ाया जा सकता है, इसको 45 दिन तक करा जा सकता है। भाई कोई अगर कोई रीज़न वगैरह होगा, कोई रीजनेबल रीज़न होगा कि भाई युक्त कारण होगा तो उसको 45 दिन तक भी बढ़ा सकता है। और अभियुक्त दोष सिद्ध हो गया तो सेक्शन 401 के सिवाय अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा। ये क्लॉज दे दिया इन्होंने यहाँ पे, ये भाई इस सेक्शन को छोड़ के बाकी उसको दंड के प्रश्न पे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट बोल रहा है। 259 बोल रहा है पूर्व दोष सिद्धि। सेक्शन 252, 258 में दोष सिद्धि के बाद कोई पूर्व दोष सिद्धि वगैरह होगी तो उसका एविडेंस वगैरह लिया जाएगा, उसका जो कंक्लूजन वगैरह होगा वो लिखा जाएगा, निष्कर्ष जो होता है ना वो लिखा जाएगा। फिर लास्ट सेक्शन है 260 बीएनएसएस, सीआरपीसी का सेक्शन है 237। तो ये बोल रहा है सेक्शन 222 के क्लॉज 2 के अधीन संस्थित जो मामले होंगे उनमें प्रक्रिया बता रहा है। तो सेशन कोर्ट मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामले की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे ये वाली बात हो जाती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद देखिए जो विचारण होगा वो बंद कमरे में किया जाएगा, और यदि किसी मामले में जज अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का उचित कारण नहीं था तो जिसके विरुद्ध अपराध का अभियोग है उसे कारण दर्शित करने को कहेगा। कोई कारण नहीं है तो जिसके विरुद्ध है उसको कारण दर्शित करने के लिए कहेगा। उसे प्रतिकर देने, और ये पूछेगा कि भाई उसे प्रतिकर देने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाए। पर इसमें किस किस को शामिल नहीं करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल, गवर्नर साहब जो होते हैं इनको इंक्लूड नहीं करेगा। फिर इसके बाद बोलता है बिना आधार के अगर अभियोग लगा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा। देखिए सीआरपीसी में ये 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, अब यहाँ पे इसको 5,000 रुपये कर दिया है। तो ये हमारे लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ चेंज होगा वो तो हमको याद रखना ही पड़ेगा ना, तो ये वाली बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रतिकर की वसूली ऐसे होगी जैसे मजिस्ट्रेट ने जुर्माना अधिरोपित किया है।
ठीक है। और सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। प्रतिकर के संबंध में अगर कोई अपील की जाएगी तो वो हाई कोर्ट में की जाएगी, और अपील पर जुर्माने की वसूली अपील के निस्तारण पर की जाएगी। अपील पर जुर्माने की वसूली किस तरीके से की जाएगी? अपील के निस्तारण पर। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 19। और आज जो चैप्टर 20 है उसके सेक्शंस आएंगे 261 से लेकर 273 तक, ठीक है। और ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी का होता है चैप्टर 19। और चैप्टर 19 में कौन कौन से सेक्शंस कवर करता है? 230 से 250 तक, 230 से 250 तक, 238 से 250 तक सेक्शंस को कवर करता है। किस बारे में बात करता है? ट्रायल के बारे में। अभी हम इससे पहले भी सेशन ट्रायल के बारे में पढ़ के आए हैं, और आज जिसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे वारंट ट्रायल के बारे में, ठीक है। तो जब वारंट ट्रायल की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वारंट से, कि भाई वारंट, तो हम जब डेफिनेशंस क्लॉज देखते हैं तो वहां पे हमको डिफाइन कर रखा है कि भाई वारंट मामले कौन से होते हैं, समन मामले कौन से होते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं डेफिनेशन क्लॉज में जाके कि आखिर वारंट क्या होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में बताया गया कि ट्रायल ऑफ अ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामलों का विचारण, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इस चैप्टर के अंदर। इसमें ना दो पार्ट कवर होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, यानी कि केस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब उस पर आधारित, और अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, इस पे आधारित होते हैं। तो जब ये बात करता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले यानी कि केस इंस्टीट्यूशन अ पुलिस रिपोर्ट, तो 261 से 266 तक के जो सेक्शंस होता है वो कवर करता है। और इसको हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं किससे? सीआरपीसी से, ठीक है। नया एक्ट आ गया है लेकिन हम इसको सीआरपीसी को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी ने हमारा बहुत लंबा साथ दिया है। बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। तो सेक्शन बोल रहा है 261 कह रहा है बीएनएसएस का कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का होता है 238, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है सेक्शन 230 का अनुपालन, कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 230। और जब हम सीआरपीसी की बात करते थे ना तो इस 230 की जगह आ जाता था 207, ठीक है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर इसमें क्या चीजें होती हैं। फिर आता है 262 बीएनएसएस है, वही सेक्शन है जो है 239 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पे क्या किया जाता है? डिस्चार्ज किया जाता है, अभियुक्त का उन्मोचन किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, तो आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 262, ठीक है। फिर बात करेंगे 263, यहाँ पे हो जाएंगे चार्ज फ्रेम, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो 263 बीएनएसएस वही सेक्शन है जो 240 है सीआरपीसी का, ठीक है। फिर 264 की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यानी दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि, 264 बीएनएसएस और 241 सीआरपीसी। फिर बात करता है 265 बीएनएसएस की, तो 242 सीआरपीसी ये बोलता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन के लिए साक्ष्य। 266 बात करता है, वही सेक्शन है जो 243 है सीआरपीसी का, प्रतिरक्षा का साक्ष्य, एविडेंस फॉर डिफेंस, यहाँ पे लिए जाएंगे डिफेंस के एविडेंस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट बी क्या हो रहा है, क्योंकि पार्ट बी की इंडेक्स भी इसी के साथ तैयार की गई है। तो हम यहाँ पे इसको पहले पार्ट बी की इंडेक्स को भी देख लेते हैं। पार्ट बी क्या हो गया? पार्ट बी हो गया पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, यानी कि केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो 267 से 273 की बात करता है, 267 से 273 की बात करता है। तो 267 बोलता है अभियोजन का साक्ष्य, यानी एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 268 बोलता है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, वो डिस्चार्ज की बात कर रहा है। पहले होते थे पुलिस रिपोर्ट पर आधारित, और यहाँ पे है पुलिस रिपोर्ट के अलावा, यानी कि भिन्न, यानी कि अदरवाइज, ठीक है। फिर 269 बोलता है प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, मतलब प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, ठीक है। फिर 270 की बात की जाती है, 270 बोलता है, वही सेक्शन है जो 247 है सीआरपीसी का, यहाँ पे लिया जाता है प्रतिरक्षा का साक्ष्य,
यानी कि एविडेंस फॉर डिफेंस। और ये जो विचारण की समाप्ति लिखी गई है ना, विचारण की समाप्ति, इसको यहां तक क्लोज कर लो। ये जो विचारण की समाप्ति है ना, ये इन तीनों सेक्शन से कनेक्टेड है, 271, 272 और 273। तो 271 में तो क्या किया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है, यानी कि निर्णय दिया जा रहा है किस बात पे, या तो दोष मुक्ति की या दोष सिद्धि की, या तो एक्विटल करेगा या कन्विक्ट करेगा। इसके बाद बोल रहा है 272, 272 बीएनएसएस बोलता है कि वही सेक्शन है जो 249 है सीआरपीसी का, यानी कि परिवादी की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। इसके बाद 273 आता है बीएनएसएस का, वो बोलता है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, यानी कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की बात करता है 273। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करें, जो कि है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहला वाला सेक्शन है 261 बीएनएसएस का, वही सेक्शन है जो कौन सा है, किसका सेक्शन है, उसका सीआरपीसी का। कौन सा, 238 आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ क्या होता है, 230 का अनुपालन, अनुपालन होता है, फॉलो, और 207 कहता है सीआरपीसी का अनुपालन। तो जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, लाइक कोई भी आरोप वारोप दर्ज हुआ, सब चीजें हो गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट को अगर सामने लाया जाता है, मजिस्ट्रेट देखेगा कि 230 बीएनएसएस और 207 सीआरपीसी का पालन हुआ या नहीं। क्या था 230 में, 230 हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें हमको ये बताया गया था कि अक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट पर या अन्य डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी वगैरह होती है ना, वो दी जाएगी। प्रतिलिपि वगैरह देने की बात हुई थी ना, हम लोगों ने पढ़ी थी, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसका पालन हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, रिपोर्ट वगैरह की कॉपी दी गई या नहीं दी गई, ये चीजें देखी जाएगी। 262 बोलता है बीएनएसएस का, वही सेक्शन है जो 239 है। जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज की बात कर रहा है। तो अक्यूज जब सेक्शन 230 में डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी वॉपी दे देगा, तो उसके बाद 60 डेज के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डेट वगैरह, डे वगैरह जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर क्या होता है, अभियुक्त को सुनने के बाद उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा कारण लिख पत्र करके, यानी कि उसको कारण लिखित में कारण लिख के, मतलब लिखित कारण देके, और फिर उसको सुनना, मतलब उसकी हियरिंग वगैरह होगी, सुनवाई वगैरह होगी, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है 263 बीएनएसएस, वही सेक्शन है जो 240 है, यानी कि आरोप विरचित करने की बात करिए, यहाँ पे किए जा रहे हैं चार्ज फ्रेम। ठीक है, तो यदि कोई दस्तावेज आदि पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई आरोप वगैरह बन रहा है, तो आरोप की पहली सुनवाई के 60 दिन के अंतर्गत आरोप फ्रेम कर दिया जाएगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चार्ज कितने दिन में फ्रेम किया जाएगा, तो 60 दिन के अंतर्गत फ्रेम किया जाएगा। अक्यूज को सारे आरोप वगैरह होंगे, चार्जेस वगैरह होंगे, वो उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि भाई या तो तुम दोषी होने का अभिभाग करते हो तो वो बता दो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ आगे ट्रायल वगैरह चले तो तुम वो बता दो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 264। 264 बोलता है दोषी होने का। अब वो बोलता है नहीं, मैं तो अपना दोषी होने का अभिभाग करता हूँ, मतलब करता हूँ, स्वीकार करता हूँ ऐसा करना। तो अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग करेगा, तो उसको लिखित किया जाएगा, मतलब जो भी अभियुक्त ने बोला है उसको लिखा जाएगा, और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, यानी कि कन्विक्ट कर दिया जाएगा उसको। फिर वो बोल रहा है अभियोजन के लिए साक्ष्य, नियत दिनांक पर अभियोजन के साक्ष्य वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, कैसे लिए जाएंगे, या तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन वगैरह से इनके साक्ष्य वगैरह को लिया जाएगा। 266 बोलता है फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य दिया जाएगा, एविडेंस ऑफ डिफेंस वगैरह दिए जाएंगे। तो जब अभियुक्त दोषमुक्त नहीं किया जाता, कन्विक्ट नहीं किया जाता, सॉरी एक्विटल नहीं किया जाता, दोषमुक्त नहीं किया जाता, तो अभियुक्त को कहा जाएगा कि वो क्या करे, डिफेंस स्टार्ट करे, प्रतिरक्षा आरंभ करे। ठीक है, और साक्ष्य वगैरह जो भी है उसको पेश करे, अपने जो भी लिखित कथन वगैरह है वो मजिस्ट्रेट को दे। और यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा होने के बाद आवेदन करता है, तो वो साक्षी को कहेगा कि वो हाजिर हो, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करे, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कारण वगैरह लिखते हुए ऐसे आदेश वगैरह जारी कर देगा। पर आवेदन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि तंग करने वाला हो, उससे जस्टिस नहीं हो पाए। अगर ऐसा होगा तो वो आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा। और जितने भी फीस वगैरह होंगे, कोई भी व्यय वगैरह होंगे, उनको क्या कहेगा कि भाई न्यायालय जमा कराने की अपेक्षा करेगा कि भाई तुम कोर्ट में जो भी व्यय वगैरह हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुए हैं, कोई फीस वगैरह हुई है, तो इनको कोर्ट में तुम जमा करा दो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे 266 के बाद आप सीधे आ गए 271 में, क्योंकि यहाँ पे निर्णय की बात की जा रही है। तो जब हम पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में तो निर्णय करेंगे ना, तो ये वो वाला सेक्शन है जो अलग से दे रखा है, लेकिन हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होएगी ना, उसकी बात कर रहे हैं।
तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो उसको दोषमुक्त कर देगा, यानी कि उसको एक्विटल घोषित कर देगा। और फिर अगर अभियुक्त दोषी लगता है तो उसको दोषित करेगा, कन्विक्ट करेगा। और सेक्शन 364(401) की प्रोसीडिंग के अलावा अभियुक्त को सुनने के बाद उसको पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या बोलता है? पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए मामले, उनमें विचारण की बात की जा रही है। तो केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, तो ये जब बात करता है तो इसमें सबसे पहले वाला सेक्शन आता है 267। क्या बात करता है? कि वही सेक्शन है जो 244 है, किसका? सीआरपीसी का। तो अभियोजन के साक्ष्य की बात की जा रही है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है। तो इस भाग में क्या होता है? अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है और कहता है मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने और साक्ष्य लेने को कहेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर, अभियोजन के आवेदन पर साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए कहेगा। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे या कोई अन्य चीजें जो होगी उनको पेश करने के लिए कर सकता है। और इसके लिए क्या करेगा? वो समन जारी कर सकता है। समक्ष नहीं, समन है ये, ठीक है ना? समन जारी किया जा सकता है कि भाई तुम साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए और डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए उसको समन वगैरह जारी करने के लिए कह सकता है। अब आ जाइए 268 कहता है बीएनएसएस का वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 245। अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? तो सेक्शन 267 में एविडेंस वगैरह लिए मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई कोई भी इसके खिलाफ मामला नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि जिसके आधार पर इसको आगे मामले को चलाया जाए, तो वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, फिर 269 आता है कि प्रक्रिया जब अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाएगा। अब उसको लगा कि वो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप जो होंगे वो लिखित रूप में रिटर्न में क्या करेगा? फ्रेम करेगा और जो चार्ज अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा, उससे पूछेगा कि भाई क्या तुम दोषी होना स्वीकार करते हो या तुम अपना डिफेंस चाहते हो। ठीक है, दोषी होने का अगर अभिभाग करेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको मतलब अभिभाग को लिखित कर लेगा और अभियुक्त को दोषित कर देगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता तो दोषित नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई पर उसको अभियोजन के साक्ष्यों की प्रतिरक्षा वगैरह करना चाहता है या नहीं चाहता तो ये पूछा जाएगा। फिर साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा, दोबारा बुलाएंगे और उनको प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? बचे हुए साक्षी होंगे कुछ, तो उनका साक्ष्य वगैरह लेके फिर उसे डिस्चार्ज कर देंगे और अभियोजन के साक्ष्य लेने के बाद प्रतिरक्षा का साक्ष्य यानी कि डिफेंस के एविडेंस लिए जाएंगे। ठीक है, एक कहानी चल रही है, आप देख रहे हैं दोषित कर रहा है नहीं कर रहा, उन्मोचित कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर दोषित स्वीकार कर रहा है या फिर उसको क्या कह रहा है आगे कार्यवाही करवाना चाहता है। तो एक तरीके से कहानी जैसी चल रही है। अब देखिए 270 क्या कहता है? यहाँ पे लेंगे एविडेंस, किसका? डिफेंस का एविडेंस। तो अभियुक्त अक्यूज्ड अपनी प्रतिरक्षा डिफेंस से स्टार्ट करवा सकेगा। फिर 271 कहता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। अभी हम थोड़ी देर पहले इस वाले पॉइंट को पढ़ के आए थे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको दोष मुक्त कर देना चाहिए तो दोष मुक्त कर देगा, अगर उसको लगता है दोषित करना चाहिए तो दोषित कर देगा, कारण वारण लिख देगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आ जाइए 272 बीएनएसएस कहता है वही सेक्शन है जो 249 है, किसका? सीआरपीसी का। तो परिवाद पर संस्थित कार्रवाई हो, मामले की सुनवाई पर अगर परिवादी यानी कि कंप्लेनेंट जो होता है वो उपस्थित नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो अपराध का लॉफुल तरीके से यानी कि विधिवत तरीके से शमन किया जा सकता है, उसका कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड की जो प्रोविजंस थे वो हम आईपीसी में भी पढ़ते थे और अब हम इसमें सीआरपीसी में भी वगैरह में भी देखेंगे, बीएनएसएस वगैरह में भी देखेंगे। सीआरपीसी में भी देखते थे और बीएनएसएस वगैरह में भी देखेंगे आगे। तो फिर बोलता है संज्ञेय अपराध के बारे में कि भाई संज्ञेय अपराध अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ हो तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? चार्ज फ्रेम करने से पहले अपने विवेक से क्या करेगा? अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, अक्यूज को क्या करेगा? उन्मोचित कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात है। आईपीसी में इस तरीके से होते हैं कंपाउंड के ऑफिस जो प्रोविजंस कि आप देखते होंगे ना कौन कौन से अपराध क्षमनीय है, जमानतीय है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको आईपीसी से कनेक्ट कर देते थे। तो अब किससे कनेक्ट करेंगे? अब हम उसको बीएनएस से कनेक्ट करते हुए देखेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन है हमारा 273। उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, मतलब कोई रीजनेबल कारण नहीं हो उसके बिना अभियोग यानी कि प्रोसिक्यूशन के लिए जो होता है उसके लिए प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन वगैरह की बात कर रहा है। तो जितनी रकम देने के लिए वो सशक्त है, मतलब मजिस्ट्रेट जितनी रकम देने के लिए सशक्त है, रकम का जुर्माना प्रतिकर देने का आदेश उसको दे सकेगा। और प्रतिकर देने में देरी करने पर, व्यतिक्रम करने पर 30 दिन से अनधिक अवधि का सादा कारावास होगा। यानी 30 दिन से अनधिक यानी कि 30 दिन तक का। ठीक है, 30 दिन तक का सादा कारावास हो सकेगा।
और इस धारा के उपबंध जो होंगे समन और वारंट दोनों पर लागू होंगे, यानी कि समन प्रोविजंस और वारंट के जो प्रोविजंस होंगे उन पे दोनों पे ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे इस धारा के उपबंध। इस धारा का मतलब 273 के जो प्रोविजंस है वो समन और वारंट दोनों पे लागू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। क्या होता है, जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर पेड होती है ना तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को नए एक्ट आराम से पढ़ने को मिल रहे हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं वो इसको आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को इससे जोड़िए, कनेक्ट कीजिए डी लॉ जंक्शन के साथ में, और आप भी जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की आपको क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे, हमारे डी लॉ क्लासेस करके चैनल है, डी लॉ क्लासेस, वहां से जुड़ सकते हैं और आप वहां पे मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं। बरखा शर्मा के नाम से डी लॉ क्लासेस में आपको आईडी मिल जाएगी, आप वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरीके की आपको क्वेरी होती है तो। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी दे सकते हैं कि मैम आपके व्यूज हमको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।